अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह 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 बंदे हरदम अल्लाह। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ओ गाफिल इंसान ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हैं क्यों अनजान बने हैं क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहंशाह आलीशान, लाखों मर मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए चलते फिरते साए। जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी। तन्हा कब्र में होगा तेरा, होगा न कोई मीर होगा न कोई मीर। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत। जीवन बाजी जीत जीवन बाजी जीत। ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे पनाह के गीत। नींद से आंखें खोल तमन्ना, कैसी है ये प्रीत कैसी है ये प्रीत। अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह। पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फ़ानी मिन कुल्ली फ़ानी।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा आसिम और आज हम फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ इनाम रमज़ान में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे रमज़ान के हवाले से भी बहुत अहम है और हमारी सेहत के हवाले से भी बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे अपने दिल की अफ़ज़ाइश की, आज हम बात करेंगे अपने दिल की सेहत की। और इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं आगा सैयद ग़ुलाम नबी मौसवी साहब, जो कि माहिर तिब्बी नबवी हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगा साहब, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के हवाले से, दिल के हवाले से, दिल के अमराज, उसकी अफजाइश और उसके जो भी मसले मसाइल होते हैं जो हमारे लोगों को अक्सर दरपेश आते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। तो जब हम दिल के अमराज की बात करते हैं, इसमें और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है, ब्लड प्रेशर भी शामिल है, डायबिटीज़ का होना भी शामिल है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दिल की जो बेसिकली जो हमारा जो ब्लड फ़्लो होता है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम खा सकते हैं जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो दिल के मसाइल हैं ये अगर हम इसको देखें तो कोई इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं भी होते अगर समझने की बात है, और बड़ी अहमियत के हामिल भी होते हैं। पहले तो ये देखा जाए कि एक शख्स है उसका जो वज़न कितना है, क्योंकि वज़न का लिंक आ रहा होता है आपके कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से। तो उसके वज़न को सबसे पहले मॉनिटर करना है कि वज़न कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, क्या खुराक की वजह से ज़्यादा है या किसी बीमारी की वजह से ज़्यादा है? क्योंकि अगर थायराइड के मसाइल हों किसी को, उसमें भी वज़न बढ़ जाना होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वज़न जो बढ़ रहा है, क्या वो वज़न बढ़ रहा है या जिस्म फूल रहा है। और उसके बाद फिर कोई दूसरी चीज़ पे जाते हैं कि अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो अब दिल की जो पंपिंग है वो किस तरीके से है, जो उसका प्रेशर है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, जो एक अगर आसान ज़बान में बोला जाए कि दिल को सुकड़ने और दोबारा पंप करने का नाम है। तो किस तरीके से वो पंप हो रहा है, क्या पंपिंग उसकी प्रॉपर है, वीक तो नहीं है। तो आज हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को घरेलू ही ऐसे नुस्खे बताएंगे जिनसे अगर किसी का दिल वीक है, पंपिंग प्रॉपर नहीं होती, तो नुस्खों से ही अब घर में अपना खुद से इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। तो हम बात करते हैं नुस्खों से, और नुस्खों में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है इसकी वर्जिश, जो हम लोग इंसानों को करने की बहुत ज़रूरत होती है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ को भी हेल्दी रखने के लिए। तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए आगा साहब कि जो वर्जिश है वो कितनी ज़रूरी है और क्या हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो जिस इलाज की बात कर रहे हैं उसका भी हम बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो हम ये देखें कि किसी भी शख्स का जो, अगर किसी का हम बात करें, उसका ब्लड प्रेशर क्या हाई रहता है या लो रहता है। हाई के अलग असबाब हैं, लो के अलग असबाब हैं। बिल्कुल। और दिल के धड़कने का एक अलग असबाब है कि वो वीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझें, अगर हम बात करते हैं किसी लो ब्लड प्रेशर वाले की, तो उसमें ये होता है कि उसका हमेशा ब्लड प्रेशर लो रहता है। उसका अगर आप चेक करें, कोलेस्ट्रॉल भी इतना ज़्यादा नहीं होगा और उसकी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और अपनी बॉडी भी उसकी फ़िज़िक ठीक होगी, एक्सरसाइज भी वो करता होगा और ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मली अपने लेवल पे रहेगा या लो रहेगा। लो रहने की वजह उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, एनर्जी लेवल का कम होना, उसको सुस्ती रहना, कोई काम ना करना, सारा दिन लेटे रहना और ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ असबाब हैं। अगर एक इंसान अपनी एक्सरसाइज करता रहे, अपनी डाइट को अच्छा लेता रहे, उसकी खुराक अच्छी हो, तो उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। जिसका लो है वो सिर्फ अपनी डाइट पे ख्याल करे, एक्सरसाइज पे करे, तो वो नॉर्मली अपने ब्लड प्रेशर को लो से नॉर्मल की तरफ ले आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें सबसे पहले तो ये समझा जाए कि उसकी डाइट क्या है, खुराक क्या ले रहा है, क्या उसका बाहर फास्ट फूड ज़्यादा है या अच्छा, इसमें एक मेन फैक्टर है जो उसकी जेनेटिक्स में आ रहा होता है कि अगर उसके जीन्स के अंदर, उसके ख़ानदान में, उसके बड़े बुज़ुर्गों, वालिद वालदा किसी में अगर ब्लड प्रेशर है, तो अगली उनकी औलाद में से भी किसी एक या दो को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक होगा। तो क्या वो उस जेनेटिक उसमें आ रहा है
या अपनी ग़िज़ाई आलूदगी की वजह से उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है। तो ये समझने की पहले ज़रूरत है कि अगर उसका बाहर फास्ट फूड और बाहर की चीज़ें, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, उनका इस्तेमाल ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर हाई की तरफ जाएगा। उनसे नुकसान यही होता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वही शख्स साथ में एक्सरसाइज भी अगर करना शुरू करे, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। फिर रहा दूसरा बात कि जो अनहेल्दी फूड है, सिर्फ उसने अपनी डाइट को हेल्दी की तरफ लेकर आना है। एक्सरसाइज उसके लिए वाजिब है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है। एक्सरसाइज करे और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ और बाहर की चीज़ों से वो बच जाए। अगर वो बाहर की भी साथ रखे और यहाँ से एक्सरसाइज भी साथ रखे तो कोई फ़ायदा नहीं। सही है। तो उसको अपनी खुराक पे और एक्सरसाइज पे दोनों पे काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो उसका बहुत फैक्टर, जो हम ब्लड प्रेशर को भी मानते हैं, डायबिटीज़ को भी मानते हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का भी होता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह से अपने मतलब लेवल में रखें? देखें, बहुत ही आसान है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। अगर हम अपनी खुराक के अंदर खुदा की बनाई हुई 2 नेमतों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें तो आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। और एक आधा नुस्खा मैं आपके तवज्जुह से हमारे देखने वालों को बता दूंगा कि वो घर बैठे अपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खुद बनाएं और ख़ुद उसका इस्तेमाल करें, खुद ही ठीक हो जाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। उनको ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाने की, या कोलेस्ट्रॉल के लिए जो ब्लड थिनर मिलती हैं मेडिसिन, वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। जो भी ब्लड थिनर ले रहा है वो आज से बंद कर दे और जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह वो उस ब्लड थिनर टैबलेट से ज़्यादा काम करेगी हमारा वाला नुस्खा। जी ज़रूर बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, करना ये है सिंपल कि आपने लीमू का रस 1 कप, अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो वो लिख लीजिए। लीमू का रस 1 कप, सिरका 1 कप और अदरक का जो रस है वो 1 कप। ठीक है, इन तीनों को आपने निकाल लिया और इसको आपने पकाया। जब वो 3 कप में से 1.5 कप रह जाए तो आप उसको उसमें 3 जो कप है वो शहद के इजाफा कर दें। ओके। ठीक है, जब 3 कप शहद के इजाफा करेंगे उसमें तो ये अब हो जाएगा 4.5 कप। 4.5 में से जब वो 4 रह जाए पक के तो उसको उतार लें। ओके। उतार के किसी बोतल के अंदर उसको स्टोर कर लें। अब आपने क्या करना है, सुबह को 1 चम्मच उसमें से, अगर डायरेक्ट खा सकते हैं तो डायरेक्ट खा लें, अगर डायरेक्ट नहीं खा सकते तो पानी थोड़ा सा लें, उसमें हल करें और उसको पी लें। सुबह को और रात को 1-1 कप आपने उसका ये पानी का पीना है। आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, दिल की धड़कन, एक्स्ट्रा फैट सब रिड्यूस हो जाएंगे सिर्फ एक चीज़ से। ये तो सभी के घर में मौजूद हैं, आम इंग्रेडिएंट्स हैं और सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बस ये है कि हमें ज़रा थोड़ी सी अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत होती है। जब हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 3-4 घंटे हम अपने वेस्ट करते हैं उधर लाइन में बैठना और ये सारी चीज़ें। वही 3 घंटे आप घर पे बैठ के इसको बनाएं, आसानी बन भी जाएगा और आपने जब खुद अपने हाथ से बनाया होगा उसमें खुदा शिफा भी डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हम हार्ट के हवाले से जब हम बात करें तो आजकल बड़ा एक कॉमन फैक्टर हो गया है जो कि है स्टंट्स का डलना। लोगों के स्टंट्स डल जाते हैं। अब चूँकि स्टंट्स चले गए हैं बॉडी में, आपके एक फॉरेन बॉडी आपके अंदर है मौजूद, तो उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो आपका ये नुस्खा है, यकीनन इसको भी हम इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी हमारे अंदर मौजूद है, उसकी सेहत के लिए भी हमें काम करना पड़ता है। देखिए, अगर हम प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल करें, ये बेसिकली देखें स्टंट डलता क्यों है, आपकी वेन्स के अंदर ब्लॉकेज की वजह से। बिल्कुल। और वो ब्लॉकेज किस चीज़ की है? यही कोलेस्ट्रॉल की। यही ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, मतलब उसके अंदर एक और लेयर वो जमा हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है वो मुतासर होती है। और उस मुतासर से, यानी कि अगर आप एक मिसाल लें पानी के पाइप का, पानी खोल दें और आगे अंगूठा दे दें उसको और थोड़ा सी जगह छोड़ दें तो पानी प्रेशर से निकलेगा। अगर आप पूरा अंगूठा हटा दें तो पानी नॉर्मल अपने उस फ्लो के साथ जाएगा। हमारे दिल का भी यही सिलसिला है कि अगर उसके अंदर जो उसकी डाया है, उस डाया के अंदर आपकी कोई चिकनाई है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कोई रुकावट है, तो जो ब्लड की सप्लाई है वो तो अपनी प्रॉपर आ रही है पीछे से, तो वहाँ से जब वो गुजरती है तो प्रेशर के साथ गुजरती है।
जब वो प्रेशर के साथ गुजरती है तो हमारा ब्लड प्रेशर शो कर रहा होता है कि ये हाई है, क्योंकि अब दिल का धड़कना और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए ये जो मैंने आपको नुस्खा दिया, इसका इस्तेमाल करें। आपको ये स्टंट डलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपके बॉल्स खुल जाएंगे सर। चलें, सुभान अल्लाह, ये भी बहुत अच्छा है। चलिए, ये तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दिए हैं, लेकिन जिनके डल गए हैं उनको जिनके अगर डल गए हैं वो अपनी खुराक के अंदर फैट्स वाले आइटम्स को कम कर दें, यानी जो मीट है उसको थोड़ा सा कम करें, और तली हुई फ्राइड आइटम्स इनसे परहेज़ करें, क्योंकि उनके लिए ख़तरनाक है। क्योंकि अब वो एक बाहर से एक चीज़ आपके अंदर इंट्रूड हुई है, आपकी वेन्स के साथ लगी हुई है, और उसका अब जहाँ अपनी वेन का ख्याल करना था अब इसका भी ख्याल करना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वही चिकनाई जमा हो जाए अंदर और फिर एक नई मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए आप अपनी खुराक के अंदर ऐसी डाइट्स का इस्तेमाल करें कि वो अगर कोई फैट्स भी है तो उसको रिड्यूस करना शुरू कर दें। यानी कि अगर आप सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो आपके अंदर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स को स्टोर होने नहीं देगी, और अगर कहीं फैट्स है उसको भी रिड्यूस कर देगी। तो एक शहद का इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का और सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्राइड आइटम से परहेज़ करें। अच्छा, फ्राइड आइटम का मज़ा लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना। देखिए, उसमें अब जिस तरह आजकल रमज़ान है तो सिर्फ मज़े की हद तक 1 या 2 पकौड़ा ले सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा नहीं कि बस वो प्लेट पड़ी है तो अब पूरी प्लेट ही खानी है, और तो वो फिर नुकसान दे आता है। कहीं अगर आपको कहीं अपनी सेहत का ख्याल करना है तो अपने नफ्स पे कंट्रोल ज़रूरी है। ये सिर्फ ज़बानी लज्जत है जो वक्ती तौर रहती है। अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये सिर्फ ज़बान से लेके हलक तक इसका मज़ा रहता है, सिर्फ ये आपकी कोई 1 या 1.5 इंच की जो ज़बान है और हलक तक जो एक इसका है स्पेस, सिर्फ इसके मज़े के लिए हम अपनी पूरी बॉडी को नुकसान दे रहे होते हैं, और वो भी उसी वक्त का 2 सेकंड या 5 सेकंड या 30 सेकंड्स का एक लज्जत है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें चाहिए जो परमानेंट हमारे साथ बॉडी है उसकी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी लज्जत को कम। अगर फिर भी आपका दिल चाह रहा है तो एक आधी चीज़ आपने खा ली वंस इन अ ब्लू मून तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनसे परहेज़ करें अगर आपको ख़ुद को सेहतमंद रखना है तो। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने फरमाई आगा साहब। लेकिन चलें, अगर हम इस पे हम बात कर रहे हैं जी खाने का जायका और हम उसको बेहतर करें अपने, तो मेरे ख़्याल से अगर हम एक हैबिट अपनी बना लें, थोड़ा सा अपने ऊपर जबर कर लें, हालांकि जबर नहीं है इंसान के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा जबर कर लें तो ये जब हमारी हेल्दी हैबिट्स बन जाती हैं तो फिर हमें उसका टेस्ट भी अच्छा लगने लगता है। ऐसा ही है। जो शख्स इन डाइट्स को फॉलो कर रहा है या नेचुरल चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है, उसको अब वो चीज़ें मज़ा नहीं देती। ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो अब अपनी नेचुरल डाइट्स के ऊपर हैं। अब जब भी वो ये तली हुई चीज़ खाते हैं तो कहते हैं यार हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, अब हमें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, और वाकई वो चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल उसमें मसाले हैं, तेल पता नहीं कौन सा है, घर में भी बना रहे हैं तो वो पक के वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, और जो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिर अंदर जाके नुकसान देती है। जब एक इंसान हेल्दी लाइफ को फॉलो कर जाएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से दूरी इख्तियार कर लेगा। बिल्कुल। अभी आपने बात करी तेल की, तेल किस किस्म का है, तो आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चलिए कि कौन सा तेल सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करें, उसमें चिकनाई कम होती है और फैट सबसे ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल है, उसमें फैट्स नहीं होते। तो कोशिश करें सरसों का तेल इस्तेमाल करें। वही थोड़ा सा ऑयल की अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स में जाएं तो सारे ऑयल्स की कंडीशन पीछे जाके गर्म होने के बाद एक ही हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें जब फैट्स कम है क्योंकि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है, तो इस वजह से जो है हमें चाहिए कि सरसों का तेल इस्तेमाल ज़्यादा करें। चलें सर, ये तो बहुत अच्छी आपने बताई। अभी आपने जिक्र किया था कि हमारे जो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं हमारा मैदा हैवी हो जाता है, उसको हम अवॉइड कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो जब ऐसे इसी से रिलेटेड जो होता है जिसको हम कहते हैं कि हार्ट बर्न होता तो हमारे सामने की तरफ ही है, लेकिन वो उसको हम कहते हैं हार्ट बर्न ही है, तो इसका भी कोई इलाज है? और देखिए, इसका सबसे आसान इलाज घर के अंदर मौजूद है। अगर उसको हम फॉलो करें तो हमारा स्टमक भी अगर किसी गलत खाने या कभी किसी पार्टी में चले गए या किसी दावत में चले गए, कभी खाना पड़ गया तो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, तो घर आकर साबित इस्पगोल होता है। एक है ये नॉर्मल इस्पगोल जो कटा हुआ है, एक साबित इस्पगोल है।
साबित इसबगोल को आप 1 कप पानी में 1 चम्मच डाल के हल करके थोड़ी देर रख लें और उसको फिर रात में सोने से पहले पी लें। जिनको शुगर का मसला नहीं है वो दूध के साथ पी सकते हैं। अगर किसी को शुगर का मसला है तो वो पानी के साथ इस्तेमाल करें और उससे आपकी जो हीट बर्न है ये भी ठीक हो जाएगी, हार्ट बर्न, और आपका मैदा जो डिस्टर्ब था वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, सिर्फ घर के छोटे से नुस्खे। बिल्कुल। और ये जब आपने जिक्र किया दूध का डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, तो क्या दूध जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मुनासिब नहीं है? हाँ, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होती है। वो जो है आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको रोक के आर्टिफिशियल जब इंसुलिन मिलती है तो वो इंसुलिन के लेवल हाई हो जाता है। तो इसलिए दूध या गंदम शुगर के पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, गंदम भी? गंदम भी। 1 रोटी गंदम के अंदर 12 चम्मच चीनी के शामिल है, इतना ग्लूकोज रहता है उसके अंदर। अच्छा, ये नेचुरल ग्लूकोज? ये नेचुरल ग्लूकोज है। जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मसाइल है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि बॉडी को फैट्स की भी ज़रूरत होती है और बॉडी को शुगर की भी ज़रूरत रहती है, ग्लूकोज की भी ज़रूरत रहती है, तो वो नीड ऑटोमेटिकली पूरी होती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में मसला है, पैनक्रियास प्रॉपर काम नहीं कर रहा या उसको शुगर का इशू है टाइप 1 या टाइप 2, तो वो जब ये आपकी गंदम खाएगा या दूध पिएगा तो उसकी शुगर हाई हो जाएगी, वो मेंटेन नहीं होगी। हाँ, तो जाहिर सी बात है जब हम चावलों की बात करते हैं तो भी चावलों में भी ज़्यादा होता है, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करने को कहा जाता है। नहीं, चावल के अंदर इतनी मिकदार नहीं है ग्लूकोज की जितनी इस गंदम के अंदर है। तो चावल वो खा सकता है बॉईल करके, उसमें चावल में हर्ज नहीं है, लेकिन आपका गंदम जो है उसके लिए नुकसानदेह है। ओके, सही, ठीक है। ये आखिर साहब, जब हम हार्ट की दोबारा हम बात करते हैं, हार्ट पे आते हैं। अच्छा, ये हार्ट के कोलेस्ट्रॉल की तो हमने बात कर ली, ब्लड प्रेशर के हवाले से हमने बात कर ली, और भी ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए हार्ट पेशेंट ना होने के लिए? देखिए, दिल का कमज़ोर हो जाना, अक्सर लोग कहीं भी स्ट्रेस की वजह से या किसी को ऐसा सदमा लगा, कोई शॉक लगा, तो दिल की जो वर्किंग है वो उनकी कम हो जाती है। 100% से या 70% हो जाएगी या 50% हो जाएगी, जिसमें एक टेस्ट किया जाता है इको, जिसमें देखा जाता है कि दिल की अपनी पोजीशन क्या है, वो वीक तो नहीं हुआ। तो अगर किसी का दिल वीक हो गया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो वीक है, आप एहतियात करें, तो सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करें, उससे आपका दिल ठीक हो जाएगा। एक फल है सफरजल के नाम से, जिसको बही भी कहा जाता है। उसमें खुदा ने इतनी ताकत रखी है कि वो आपके जो इस वीक दिल को स्ट्रॉन्ग कर देगा, और उसके जो दाने हैं उन दानों को भी पाउडर बना के उनका भी खाएं। ये काम करें, आपका जो वीक है अगर वो 50% भी है तो वो दोबारा 100% पे आ जाएगा। तो इस सफरजल या बही के अंदर खुदा ने इतनी ताकत रखी है कि आपके दिल को मजबूत कर देता है दोबारा। ये तो बड़ी मज़े की आप हमें बातें बताते हैं और बड़े आसान से नुस्खे हमें बताते हैं। तो हमें ये सेगमेंट इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें जो है अपने घर के अंदर ही सब चीज़ें वो सब मिल जाती हैं जो कि हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। खुदा ने इस नेचर के अंदर हर चीज़ का इलाज रखा है, बस हम लोग गाफिल हैं। हम जिस दिन इन चीज़ों को समझ जाएं तो हमारी बीमारियां ऑटोमेटिकली हमसे दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके मुफीद तरीन मशवरों का, ख़ास तौर से दिल के हवाले से, क्योंकि दिल के अमराज वैसे भी काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे यहाँ, और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम का बाइस बन रही हैं। तो आपने इतने अच्छे मुफीद मशवरे दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन जो है इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। जी नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएँगे और देखेंगे आज हमारे साथ मेहमान कौन है हमारे।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे सेगमेंट मेहमान रमज़ान में हमारे साथ हैं एक बहुत ही नामवर शख्सियत, बहुत बड़ा नाम फ़िलांथ्रफी में, बहुत से इनके काम हैं, ख़िदमात हैं हमारी सोसाइटी के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और मिलते हैं अब अहमद रज़ा तैयब साहब से। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो अहमद साहब का हम तारुफ कराते चलें। ये जनरल सेक्रेटरी हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के काम जो हैं, क्योंकि वो ख़ासे स्प्रेड हैं और बहुत आप लोगों का काम है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो हम इसमें एक एक करके आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर और जो देखा जाता है वो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल है। जी जी। तो आज हम आपके हॉस्पिटल के हिसाब से आपसे बात करते हैं कि आपका एक तो ये सोच कहाँ से आई कि आपने जो है इस तरह से वेलफेयर के काम करने हैं लोगों के लिए, और फिर इसके बाद आपने हॉस्पिटल बनाया और अब इतना सक्सेसफुल हॉस्पिटल है माशाल्लाह कि लोग कितने वहाँ से फैज़याब होते हैं। जी, मैं जैसे बताता चलूँ कि बेसिकली अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी 1983 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, और इसका आगाज़ इस तरह से हुआ था कि वालिद साहब हाजी हनीफ तैयब साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम किया, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की ATI के नाम से। तो उसके बाद फिर स्टूडेंट लाइफ से जब आगे बढ़े प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो कुछ दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने प्लान किया कि कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो फिर उन्होंने 1983 में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बनाई, जिसका आगाज़ एक क्लिनिक से और एक एम्बुलेंस से किया 1983 में। फिर आगे चल के आहिस्ता 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 काम बढ़ता गया, और इस वक्त अल मुस्तफ़ा के 10 हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 35 क्लिनिक्स काम कर रहे हैं, 16 स्कूल्स काम कर रहे हैं, एक गर्ल्स कॉलेज है, ऑर्फनेज है, सीनियर सिटीज़न होम्स हैं, इसके अलावा डिज़ास्टर के अंदर काम है। तो जैसे कि आपने कहा कि हम हॉस्पिटल को आज डिस्कस करेंगे और फोकस करेंगे, तो हॉस्पिटल हमारा गुलशन इकबाल मेन यूनिवर्सिटी रोड कराची में है, जिसमें 150 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी डिसिप्लिनरी वहाँ पे ट्रीटमेंट सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हमारा जो वेलफेयर के हवाले से फोकस है वो उसके कुछ शोबाजात हैं जिसमें ज़्यादा हम उसको फोकस करते हैं, इसके लिए कि जनरल ट्रीटमेंट तो लोगों को बहुत सारी जगहों से मिल जाती है, मगर आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट में लोगों को मसाइल होते हैं कि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, और फिर जहाँ अवेलेबल हो तो फिर ज़ाहिर है कि अगर या तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर जहाँ जाए तो और रश बहुत ज़्यादा है। तो इसमें फिर हमने फोकस किया हुआ है एक तो कैटरेक्ट को, मोतिया की सर्जरी को। सही है। और ये हम अब तो खैर बहुत सारी जगहों पे होती है, मगर हमने जब शुरू किया था तो हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो कैटरेक्ट हमारा आई का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से हमारे पास मरीज़ आते हैं, ऐसे मरीज़ जिनका मोतिया डेवलप हो गया होता है, तो उनकी फिर कैटरेक्ट सर्जरीज हमारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हमारा जो है वो डायलिसिस का डिपार्टमेंट है, 98 से काम कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हमारे यहाँ होता है। अब जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो SIUT और बहुत सारे इदारे भी जो इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं वो भी नहीं थे। तो डायलिसिस सेंटर है, डायलिसिस सेंटर पे हमारे पास जो रजिस्टर्ड होते हैं पेशेंट, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होता है। फिर इसके अलावा थैलेसीमिया सेंटर है हमारा, थैलेसीमिया में हमारे पास 200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनका थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट होता है, और उनका थैलेसीमिया में हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि अवेयरनेस भी क्रिएट करें। बिल्कुल, उसकी तो बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है, पाकिस्तान को पाक किया जा सकता है सिर्फ एक सिंपल टेस्ट के ज़रिए। बिफोर मैरिज अगर टेस्ट कर लिया जाए, और माइनर थैलेसीमिया अगर दो लोग हैं उनकी अगर शादी ना हो, तो ये मेजर थैलेसीमिया से बचा जा सकता है। तो इसकी अवेयरनेस भी हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों का ट्रीटमेंट भी करें। इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़ाहिर है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और कुछ इदारे पाकिस्तान में हैं जो अब कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोगों का चूँकि नहीं हो सकता, तो उनको ज़ाहिर है कि एक लाइफलाइन तो आपने देनी है। तो उसके लिए हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है, और उस ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। तो ब्लड के लिए हम जो है फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कम्युनिटीज़ में जाते हैं, और वहाँ से हम ब्लड भी कलेक्ट करते हैं, और उन लोगों को हम अवेयरनेस भी देते हैं कि भाई ये थैलेसीमिया क्या है, और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं जिससे हम
अपनी आगे आने वाली नस्लों को थैलीसीमिया से बचा सकें। बिल्कुल। तो इसमें यह होता है कि हम ब्लड कलेक्शन भी होता है, उन बच्चों का ट्रीटमेंट भी होता है और साथ साथ अवेयरनेस भी होती है। और इसमें हमारा ये भी होता है कि जो थैलीसीमिया के बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके आगे जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हम ये करते हैं कि हम उनके लिए उसकी स्क्रीनिंग की भी सारी चीज़ें जो ना वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ताकि ये ना हो कि उन फैमिलीज़ के अंदर फिर और भी ऐसे बच्चे हों जो थैलीसीमिया मेजर के साथ हों। तो जाहिर है कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि उनको मुसलसल ज़िंदगी भर अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखना, मुसलसल ट्रीटमेंट, हर महीने बच्चे को 1 दफ़ा 2 दफ़ा ब्लड लगना है, हर वक्त उसको मेडिसिन चलनी है। फिर ज़ाहिर है कि वो बच्चा वीक भी होता है। फिर अब तो ट्रीटमेंट बेहतर होती जा रही है, तो थोड़ी सी लाइफ लाइन बढ़ती जा रही है इन बच्चों की। मगर पहले या इवन अभी भी अगर जिन बच्चों की प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो 8 साल, 10 साल, 12 साल ये लाइफ होती है। तो ज़ाहिर है कि पेरेंट्स के लिए तो बहुत तकलीफदेह है कि उनको पहले से पता हो कि ये बच्चे की ज़िंदगी नहीं होगी। अब चूँकि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दिलवा लेती हैं प्राइवेटली या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, तो वो फिर उनका ये होता है कि वो उनकी लाइफ अब थोड़ी सी, अब बच्चे जो हैं वो इस लेवल तक भी पहुंच गए हैं कि अब वो जॉब भी कर रहे हैं, अब उनकी शादियां भी हो रही हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं। तो ये थैलीसीमिया का हमारा सेगमेंट है। इसके अलावा हमारा गुलशन इकबाल का हॉस्पिटल एक ट्रीटमेंट है जिसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। जी जी बिल्कुल, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। जी बिल्कुल, वो हमारा है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट सर्जरीज़ के हवाले से। तकरीबन 9 से 10 हज़ार बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, जिनका पैदाइशी तौर पर या तो होंठ कटा हुआ होता है या तालू कटा हुआ होता है या दोनों चीज़ें जो है वो कटी हुई होती हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो पैदाइशी तौर पर बच्चे के साथ जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ फीडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर बच्चा आगे चल के जैसे ही बच्चा पैदा होता है कि अगर होंठ कटा हुआ हो तो फिर ज़ाहिर है कि वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। फिर वो माशरे में वालिदैन जो है वो उस बच्चे को लोगों को फेस भी नहीं करवाना चाहते, इसलिए कि ज़ाहिर है कि डिफेक्ट होता है। फिर हमारे माशरे में एक ये भी होता है कि कुदरती भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उसमें भी कसूरवार ढूंढना होता है हमें। बिल्कुल। तो फिर वो एक मदर के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि भाई ये उसकी वजह से हो गया या किसकी वजह से हो गया या कज़न मैरिज इसकी वजह से हो गया। तो इस तरह के मसाइल। फिर हम इसमें हमारा क्लेफ्ट का ट्रीटमेंट ये है कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन है, डॉक्टर असद अवान बैठते हैं, तो सीनियर प्लास्टिक सर्जन है। तो हम तकरीबन 1000 के करीब सर्जरीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अल-मुस्तफ़ा में करते हैं डोनर्स के ताउन से। और इसके लिए हम कैंपिंग भी करते हैं पाकिस्तान भर में जाके, और हमारे हॉस्पिटल में जाके भी हमारे हॉस्पिटल में भी इसका ट्रीटमेंट होता है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ज़ाहिर है कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, शहरों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आप सोच सकती हैं कि फिर छोटे शहरों में और गाँव गोठों में तो अवेयरनेस फिर ज़ाहिर है कि और कम होती है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि 3 महीने के बाद बच्चे का सर्जरी हो सकती है। अगर होंठ का प्रॉब्लम हो, अगर तालू का हो, तो 9 महीने के बाद सर्जरी होती है और मल्टीपल सर्जरीज़ के बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। मगर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 30 साल 40 साल तक इसी प्रॉब्लम के साथ गुजार देते हैं और ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता उनका। हालांकि उनकी स्पीच का भी इशू आ जाता है। बिल्कुल, स्पीच का भी प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इनिशियल लेवल पे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो आपकी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती हैं। आपकी बॉडी रिजुविनेट कर जाती है। जी बिल्कुल। अगर आपने एक अच्छा खासा टाइम गुजार दिया, मिसाल के तौर पे 30 ईयर्स 40 ईयर्स में आप चले गए, तो फिर ज़ाहिर है कि वो रिकवरीज फिर नहीं हो पाती। तो हमारे ये भी होता है कि हम एक तो क्लेफ्ट सर्जरी हो गई, क्लेफ्ट सर्जरी के बाद जो है फिर फर्दर उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी भी अगर किसी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी कि उसका होंठ अगर ज़्यादा कटे हुए हैं, तो एक दफ़ा सर्जरी से भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता, फिर मल्टीपल सर्जरीज होती हैं उसकी। फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट होता है उसका, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, मैक्सिलोफेशियल ट्रीटमेंट होता है,
फिर इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट से उसकी स्पीच थेरेपी होती है, फिर उसके अलावा ENT का ट्रीटमेंट होता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है उनका, और ये ट्रीटमेंट जो है वो उनके लिए ज़रूरी है। जनरली ये होता है कि सिर्फ एक सर्जरी कर दी तो उससे विजुअली बच्चा बेहतर दिखता है, मगर ज़ाहिर है कि उसके मसाइल जो है वो दूर नहीं हुए होते सारे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर ट्रीटमेंट हो, ताकि आगे चल के जो है इनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। इवन ये कि हमारा हम पार्टनर्स के साथ, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, तो हमारी ये भी कोशिश होती है कि सोशल इंटीग्रेशन भी इन बच्चों की करें। अगर कोई बच्चा कुछ अच्छी एज तक आ गया है और इस प्रॉब्लम के साथ उसने जो भी अपना टाइम गुजारा है, तो उसकी और उसके पेरेंट्स की जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ भी सेशंस हम रखवाते हैं, काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं। फिर हम कोशिश ये करते हैं कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके बच्चों के स्कूल में हम जो है वो एडमिशन्स वगैरह भी करवाएं। फिर इसके अलावा अगर पेरेंट्स हैं और वो जॉबलेस हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जॉब्स दिलवाएं। तो कोशिश ये होती है कि हम जो इस प्रॉब्लम के साथ होने की वजह से जो लोग पीछे रह गए, कोशिश करके उनको थोड़ा सा उनकी लाइफ में कोई बेहतरी ला सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल गुलशन इकबाल में कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 60 के करीब कंसल्टेंट्स हैं, अलग अलग स्पेशलिटीज़ के वो कंसल्टेंट्स हैं। और उसके अलावा इमरजेंसी है हमारे पास 24/7। इसके अलावा 150 बेडेड हॉस्पिटल है, तो उसमें फिर मैटरनिटी भी है, उसमें फिर ऑर्थोपेडिक का भी है, उसमें जनरल सर्जरी भी है, उसमें पीड्स भी है, उसमें अगर इन पेशेंट देखें तो उसमें NICU भी है, उसमें मैटरनिटी भी है, उसमें पीड्स ICU भी है, उसमें एडल्ट ICU भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से जाएं तो कैंसर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि उस तरह से नहीं है, मगर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास एक ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जो कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आएँ उनको हम स्क्रीन करके उनको ऐसी जगह पे कनेक्ट कर दिया जाए जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ज़ाहिर है कि वेलफेयर का सेटअप है तो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग ही आते हैं, तो फिर उनको हम ऐसे इदारों के साथ कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पे उनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए। और इसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है कि ये तो फील्ड इतनी बड़ी है कि कोई भी कवर नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम करें, और जो हम नहीं कर रहे उसको फिर ऐसी जगह कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उनका जो है वो सारा काम हो सके। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपकी मेडिकल फील्ड के हवाले से माशाल्लाह इतना आप लोग वास्ट काम कर रहे हैं इसको। उसके बाद जो लोगों को प्रॉब्लम आता है वो आता है दवाओं का। जी जी। तो दवाओं में की फैसिलिटेशन में आप लोग क्या कह रहे हैं? दवाओं के लिए हम ये करते हैं कि एक तो ये कि हमारी जो क्लिनिक्स हैं तो उसमें क्लिनिक्स में हम ये करते हैं कि जो डिस्पेंसरी आइटम्स हैं वो हम अवेलेबल करते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं होते। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती हैं, डॉक्टर देखते हैं, और जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उनको मेडिसिन दे दी जाती है। मगर जो हमारे पास वेलफेयर के पेशेंट्स हैं जिसमें जैसे डायलिसिस है, इसके अलावा थैलेसीमिया है, इसके अलावा क्लेफ्ट सर्जरीज़ हैं, इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरीज़ हैं, इनका तो टोटल ट्रीटमेंट हमारा होता ही वेलफेयर फंड से है, चाहे ज़कात से हो या डोनेशन से हो। तो वो लोग तो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ख़ास तौर पे इन सब्जेक्ट्स के अंदर इनकी जो ट्रीटमेंट के साथ जो मेडिसिन हैं वो भी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइड करती है। इसलिए कि ज़ाहिर है कि ट्रीटमेंट अगर आपने दे दी और अगर मेडिसिन जो उसकी ज़रूरत है अगर उसने वो नहीं ली तो फिर ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं, उस ट्रीटमेंट का हल ही नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल। तो उसकी जो मेडिसिन हैं वो भी हमने चूँकि सारा काम तो ज़ाहिर है कि होता पैसों से ही है, डोनेशन से ही चलता है, तो हमने जो डोनेशन हर एक्टिविटी की एक कॉस्ट जो बनाई हुई है उसमें हमने उस मेडिसिन की कॉस्ट भी ऐड की हुई है। तो वो मेडिसिन भी हम साथ देते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट चलता रहे। और इवन ये कि जो कैटरेक्ट है या क्लेफ्ट है वो तो चले वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, मगर जो डायलिसिस का प्रॉब्लम है अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता, और अगर थैलीसीमिया का प्रॉब्लम है और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता,
तो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और उसका जो है वो ट्रीटमेंट चलना है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी हम जो है उनकी जो मिसाल के तौर पर थैलीसीमिया का बच्चा है तो उसकी आयरन चेलेशन थेरेपी होती है, तो उसकी भी मेडिसिन हम देते हैं। उसके अलावा डायलिसिस का है तो उनको जो मेडिसिन देनी होती है वो भी अल-मुस्तफ़ा की तरफ से दी जाती है। और इवन ये कि मेडिसिन नहीं, हमारा ब्लड बैंक है हॉस्पिटल के अंदर, उसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और उनका थैलीसीमिया के बच्चों की ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उनको भी पूरा किया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस के पेशेंट्स को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड भी अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और गायनेक पे जो आती हैं ख़वातीन उनको भी ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, उनकी भी ज़रूरत। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा साहब आपका, और आपकी इतनी इंटेंसिव ख़िदमात हैं हेल्थ के फैक्टर में भी, और अभी हमने तो और बहुत से फैक्टर्स आपसे अभी बात करनी है इनके बारे में। तो ये बहुत बड़ा काम आपका जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितना बड़ा काम ये कर रहा है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी आपके लिए। और ना सिर्फ ये कि आपके सिर्फ इलाज पर, बल्कि आपकी अद्वियात पर भी आपको मुकम्मल तौर पर सहूलत हासिल है। इसके साथ ही चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे आज किचन में क्या बन रहा है। वेलकम बैक जी नाज़रीन। अब हम चलते हैं अपने लज़्ज़त रमज़ान के सेगमेंट की तरफ, और आज हम देखते हैं कि हमारे किचन में हमारे लिए इफ्तार की क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं। जी शेफ़। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ज़ोफ़िशा। मैं हूँ शेफ़ अख्ताबर हसन और मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान से कुलिनरी स्टूडेंट हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन एंड चीज़ सैंडविच। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँगी। हमें चाहिए ब्रेड, हमें चाहिए चिकन स्प्रेड, जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाई है। हमें चाहिए चीज़ एंड बटर, और हमने ये तमाम चीज़ें परचेज़ की हैं नाइस सुपर मार्केट एंड फार्मेसी से। अच्छा, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्प्रेड बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने चिकन ली थी 150 ग्राम्स, क्योंकि हम बना रहे हैं 2 पर्सनस के लिए। इसको आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आगे डबल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 4, 5। और ये बहुत इजी, बहुत यमी रेसिपी है। आप सब ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आते हैं बैक टू द रेसिपी। सबसे पहले आप चिकन लेंगे, चिकन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। हमने इसे बॉईल करना है सॉल्ट एंड पेपर के साथ। जब ये बॉईल हो जाएगी आपने इसको स्ट्रेन करना है और चिकन को श्रेड करना है। बहुत मोटा मोटा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा
बारीक श्रेड कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून क्रीम चीज़ डालनी है, 3 to 4 टेबल स्पून आपने मेयोनीज़ डालनी है, सिंपल मेयोनीज़, एंड 1 टेबल स्पून आपने योगर्ट डालना है। बट योगर्ट हमने कंपनी वाला यूज़ करना है, वो डेयरी वाला यूज़ नहीं करना, कंपनी वाला स्वीटेंड योगर्ट यूज़ करना है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट एंड पेपर आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। और हम इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे, मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो एंड चिकन पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको गुड मिक्स देंगे और आपकी स्प्रेड रेडी है। उसके बाद आपने ये ब्रेड लेनी है, ब्रेड के चारों कॉर्नर्स को आपने कट करना है। उसके बाद इस पर आपने अच्छे से बटर प्लेस कर देना है और अब आप इस पर चिकन स्प्रेड को स्प्रेड कर देंगे। ये हमारी चिकन स्प्रेड है। आपने बिल्कुल भी ओवरफिल नहीं करना, वरना आपका सैंडविच सोगी हो जाएगा, बीच में से टूट भी सकता है। इसको नॉर्मल फिल कीजिएगा। स्प्रेड को आप बना के अपने लिए रख भी सकते हैं। ये 3 से 4 दिन आराम से नॉर्मल टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये इतने अच्छे सैंडविचेज़ हैं, आप अपने बच्चों को लंच में पैक करके दे सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको जल्दी है, तो आप इसे आराम से जल्दी से बना कर लेके जा सकते हैं। इसमें चीज़ आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इसके अंदर चेडर चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। आप सैंडविच स्लाइस और नॉर्मल मोज़रेला चीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। दिस वन ये आपने प्लेस कर दिया। फिर आपने इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस लिया जिसके 4 कॉर्नर्स कट होने चाहिए। कॉर्नर्स हम इसलिए कट करवा रहे हैं ताकि एकदम थोड़े से हार्ड होते हैं तो आपको माउथ फील इतना अच्छा नहीं आता। कट हुए हुए होंगे तो वो सॉफ्ट सा फील होता है, वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद अब आप इसको कर सकते हैं क्लोज्ड। अच्छा, ये वाले सैंडविचेस आप इसको इस तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आप पैन लीजिए, पैन पे हल्का सा बटर लगाइए, ये सैंडविच रख दीजिए, दोनों साइड से थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिए, तब भी बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लगता है। और इस तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यूटिलाइज़ किया है। ये मेरी फैमिली में बहुत अच्छे हैं, सब बार बार कहते हैं कि हमें ये बना कर खिलाएँ। ये बहुत मतलब आसान से, बहुत इजी से और बहुत यमी से बन जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं चिकन किस तरीके से नज़र आ रही है। इतनी अच्छे से चिकन इसमें आप डालिएगा तो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत मज़े का बन जाता है। अब हम एक और प्रिपेयर कर लेते हैं। ये अच्छा, इसमें आप ज़्यादा भर के योगर्ट, ज़्यादा क्रीम यूज़ मत कीजिएगा, तो ये बहुत रनी सा मिक्सचर बनेगा। हम हर चीज़ बहुत बैलेंस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि ये इस तरीके से थिक पेस्ट सा बने। ये देख रहे हैं आप, इस तरह। ये मेरे दोनों सैंडविचेस आपके सामने, हमें 5 to 6 मिनट्स लगे हैं इसको असेंबल करने में भी नहीं, और ये रेडी हो गए हैं। और इसके प्रिपरेशन टाइम भी जस्ट 10 to 12 मिनट्स है। आपकी चिकन बॉयल हो, श्रेड हुई हुई हो, जो आप पहले से करके रख सकते हैं रमज़ान में स्पेशली, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आप आराम से रमज़ान अपना एंजॉय कर सकें। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, बहुत अच्छा है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम इसको थोड़े से मिंट लीव्स के साथ एक खूबसूरत कलर देने के लिए ऐसे गार्निश कर देंगे। आप इसको केचप के साथ भी जो है वो खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर बैक टू यू ज़ोफ़िशा। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमारे लिए हमारी अफ्तार की प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। हम जा रहे हैं अपने अफ्तार की तरफ। आप भी चलिए अपने अफ्तार करिए और हमें दुआ में बहुत याद रखिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और उसमें हमारे लिए, आपके लिए होंगे बहुत मुफीद मशवरे और मेहमान की बहुत अच्छी बातें जो कि हमारे लिए ज़िंदगी का सबक भी होंगी, और यकीनन एक बहुत बेहतरीन रेसिपी। तो इंशाल्लाह चलते हैं और कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।